नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। इस देश में धर्मांतरण की खबरें तो आप अक्सर सुनते ही रहते होंगे। धर्मांतरण के गैंग कैसे ऑपरेट करते हैं, यह खुलासा भी कई बार आपने देखा होगा। प्रयागराज के छांगुर उर्फ जलालुद्दीन गैंग ने कैसे बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं को मुसलमान बनाया, यह खबर भी अभी चल ही रही है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप हैरान नहीं बल्कि परेशान भी हो सकते। हिंदू से मुसलमान बनाना तो चलिए धर्मांतरण है, लेकिन एक भोली भाली हिंदू लड़की को सीधे सीधे जिहादी बना देना, इसे क्या कहेंगे आप? पढ़ने लिखने की उम्र में एक हिंदू लड़की अचानक AK-47 से लैस इस्लामिक आतंकी को अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल की डीपी बनाने लग जाए तो इसको क्या कहेंगे आप? इसे सिर्फ धर्मांतरण नहीं कह सकते आप। इस देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी के खिलाफ ये जिहादी साजिश है। यह किसी लड़की को हिंदू से मुसलमान बनाने की कहानी नहीं, आतंक का एक ऐसा मॉड्यूल है जो पूरे देश के लिए खतरनाक है। एक ऐसा खतरा जिसका जाल आज पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। कश्मीर से लेकर केरल तक और यूपी और बंगाल से लेकर गोवा तक और यहां तक कि विदेशों तक। मूड मीटर में आज इस खौफनाक खबर की पूरी पड़ताल करूंगा। पहले जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए जो भी आपकी स्क्रीन पे है। बुर्के में महिला जो दिख रही है, इसके पीठ पर एक AK-47 टंगा हुआ है और उंगली ऊपर की ओर, एकदम ISIS के आतंकियों वाला हुलिया। और तस्वीर पता है आपको कहां से मिली? यह तस्वीर मिली है आगरा की उन दो हिंदू बेटियों के सोशल मीडिया प्रोफाइल से जो धर्मांतरण के जरिए हिंदू से जिन्हें मुसलमान बना दिया गया, जो धर्मांतरण के जरिए हिंदुओं को सीधे सीधे आतंकी बनाने वाली जो साजिश होती है उसका शिकार हुई है। यूपी के आगरा से दो सगी बहनें इसी साल मार्च में अचानक गायब हो गई थी। बड़ी बहन की उम्र 33 साल और छोटी बहन की उम्र तो मात्र 18 साल की है। यह वो उम्र है जब इस देश की बेटियां पढ़ लिखकर करियर बनाने का सपना देखती और उस उम्र में उन्हें जिहाद फैक्ट्री का हिस्सा बना दिया। और किस तरीके से इन दोनों बहनों का ब्रेन वॉश किया गया, जरा इस समझिए। पहले इन भोली भाली लड़कियों को मुस्लिम बनाया गया और फिर उनमें हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के खिलाफ नफरत का ऐसा जहर भरा गया कि ये दोनों बहनें अपने मजहब के लिए मरने मारने को उतारू हो गई। इन्हें हर हिंदू दुश्मन लगने लगा है। इन्हें मूर्ति पूजा से नफरत हो गई। खुद इनकी मां जो बता रही है, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे भोली भाली लड़की एक झटके में मुजाहिदा बना दी गई। मुजाहिदा मतलब मजहब के लिए मर मिटने वाली, और दूसरे शब्दों में कहें तो आतंकी बना दी गई। सुनिए जरा। जब वो कश्मीर से आई थी ना, तो उस बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो सिर्फ एक दिन के अंदर ही इतनी गुस्से से बोल रही थी, मुझे यहाँ क्यों ले आए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस्लाम पसंद है, मैं इस्लाम सीखना है मुझे। वो साइमा ने मुझे बोला था तुम कश्मीर आ जाओ, तुम्हारे इस्लाम भी सिखा देंगे, सब कर देंगे, वहीं पे जॉब कर लेना, तो आप मुझे क्यों ले आए। बहुत गुस्से में थी सर। और फिर बोलती मुझे नमाज पढ़नी है। तो स्टार्टिंग में हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, तो तुम पढ़ लो। तो बोली नहीं, मुझे आती थोड़ी है, मुझे ट्यूटर रख के दो। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सर फिर 1 वीक बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होती गई। लेकिन स्टार्टिंग के थोड़े कुछ महीनों में तो सर हम लोगों से भी नफरत सी करती थी। जैसे द केरला स्टोरी में है, मूर्ति पूजा नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमसे भी कहती थी क्यों बुत परस्ती करते हो। तो हमने बोला हवन संध्या, हम तो वैसे भी आर्य समाजी फैमिली है, हवन संध्या हम कोई बुत परस्ती नहीं कर रहे हैं। तो घर में सर जैसे दिवाली पूजन पे लक्ष्मी गणेश जी आते हैं, तो बोली ये क्यों रख रखे, इनको हटाओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं इनको हटाऊंगी नहीं, आप अपना कुछ भी कर लो, मैं ऐसे भगवान जी को नहीं हटाऊंगी। तो कोई हिंदू मुसलमान बने या ईसाई मुस्लिम बने या मुस्लिम हिंदू बने, कहीं कोई बाधा नहीं है। इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है और इस देश का संविधान इसकी इजाजत देता है
कि कोई बालिग व्यक्ति अपने हिसाब से अपने मजहब का, अपने धर्म का चुनाव कर सके। लेकिन यह कौन सी आइडियोलॉजी है जो भोली भाली हिंदू बच्चियों को सीधे सीधे आतंक की आग में झोंक रही है, कलम थामने की उम्र में AK-47 से खेलना सिखा रही है, इनके दिलो दिमाग में कट्टरता का इतना जहर भर रही है कि ये ISIS जैसे खूंखार आतंकियों को ही अपना आइडल मानने लगी है, रोल मॉडल मानने लगी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि धर्मांतरण गैंग ने दोनों बहनों को इस कदर बहकाया, ऐसा ब्रेन वॉश किया कि आज दोनों मुजाहिदा बनना चाहती। मुजाहिदा का मतलब एक कि इस्लाम के लिए लड़ने वाला, इस्लाम के लिए खुद को कुर्बान कर देने से भी नहीं हिचकने वाला। एक कहती है कि कयामत तब होगी जब दुनिया में सारे लोग इस्लाम मानने लगेंगे। AK-47 के साथ बुरके वाले मुजाहिदा की तरह छोटी बेटी ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपनी DP लगा ली। सोचिए कैसे ब्रेन वॉश किया गया है दोनों का। दोनों लड़कियां अभी भी यह कह रही है कि हम इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाएंगे। इनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। मां बोल रही है कि बच्चियां तो इतनी भोली थी कि बगैर मां के घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, लेकिन देख लीजिए कि कट्टरपंथी साजिशकर्ताओं ने इन्हें कैसे चंगुल में फंसाया, ऐसा जहर फैलाया कि कश्मीर से लेकर कोलकाता तक जा पहुंची। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एक माता पिता होने के नाते, क्योंकि जब आप बच्चों को देखते हैं, हमने भी जब आपके इलाके में बात किया, परिवार के बारे में बात किया, बच्चों के बारे में बात किया, सारे लोग कह रहे थे कि बच्ची बहुत प्यारी थी, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई परिवार का कुछ भी नहीं था। फिर ये आखिर क्या कारण हुआ? भावुक भी हो रही है, क्या कारण हुआ कि इस तरीके से वो बदल गई? सर वही इस्लाम, वो ऐसा ब्रेन वॉश करा है, अब लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है। बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया था सर। लड़कियां बहुत अच्छी हैं मेरी, बहुत अच्छी, बहुत शरीफ, ऊपर से नीचे ऊपर तक नहीं जाती थी, और कभी मार्केट में कुछ काम होता था तो मेरे को ही लेके जाती थी। क्या लगता है कौन इसमें मेन आरोपी है? कौन कोशिश कर रहा था इनको बरगलाने की? इसमें तो बाहर के इनके ऊपर आका बैठे हुए हैं, यहाँ से फॉरेन से फंडिंग आ रही है, वो इनको आगे कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं और उनके थोड़ा करके अपनी दे करके उनको अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो आपको याद होगा एक फिल्म आई थी द केरल स्टोरी। बहुत सारे लोगों ने उस फिल्म को यह कहकर खारिज कर दिया था कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन आगरा की कहानी को बारीक से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि लव जिहाद से धर्मांतरण तक के इस पूरे खेल में कैसे पूरे देश की एक जनरेशन को जिहादी बनाने की साजिश चल रही। केरल से लेकर आगरा तक ऐसी साजिशों के पीछे तमाम कट्टर चेहरे हैं। आगरा में हिंदू परिवार की बड़ी बेटी जो 33 साल की है, वो पढ़ाई के दौरान जम्मू कश्मीर से आई साइमा उर्फ खुशबू के संपर्क में आई। दोनों की दोस्ती हो गई और फिर साइमा ने बड़ी बहन का ब्रेन वॉश किया और 2021 में उसे जम्मू कश्मीर ले गई। और जब वहां से लौट कर आई तो बड़ी बहन का बर्ताव पूरी तरीके से बदल चुका था। वो पूजा पाठ का विरोध करने लगी, इस्लाम के बारे में बातें करने लगी, और घर में रहते हुए उसने अपनी छोटी बहन जो सिर्फ 18 साल की थी उसका भी ब्रेन वॉश कर दी। मार्च 2025 में वो अपने साथ अपनी छोटी बहन को लेकर घर से बाहर निकल गई, कुछ रुपए और कुछ प्रमाण पत्रों के साथ। मोबाइल तक घर में छोड़ दिया ताकि कोई उनसे संपर्क न कर सके। और ये बताया जा रहा है कि इनको कश्मीर ले जाकर इनका निकाह कराए जाने की योजना थी, लेकिन परिवार की सतर्कता और समय पर पुलिस की मदद से इन्हें बचाया गया है। और इसके बाद जैसे जैसे इस केस में साजिशकर्ताओं की कड़ियां खुल रही है, पुलिस क्या पूरे सिस्टम का माथा घूम गया। आगरा की हिंदू बेटियों को जिहादी बनाने की साजिश रचने के मामले में 10 आरोपी पकड़े गए हैं। और इन सब का सोशल मीडिया अकाउंट जब खंगाला जा रहा है तो एक से बढ़कर एक ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसको हम पूरा आपको दिखा नहीं सकते। वो इतनी जहरीली है, इतनी खतरनाक है
इतनी खौफनाक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा था और ये इतना भड़काऊ है कि हम इसे आपको पूरा पूरा दिखा नहीं सकते। इसमें हिंदुओं के खिलाफ नफरत और इस तरह की दुर्भावना है, ऐसा जहर है कि आपको एक बार की हैरानी होगी कि इस देश में एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो इस मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है और इस देश के नौजवान हिंदू बेटियों को, नौजवानों को, लड़कों को टारगेट कर रहा है। उनको सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि उनको इस्लामिक आतंकी बनाने की साजिश रच रहा है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इसमें राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का वीडियो है, का एक हिस्सा है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर जा रहे हैं, उस सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वीडियो तो यह है, लेकिन इसके पीछे जो आवाज चल रही है वो सुनेंगे तो माथा चकरा जाएगा। उसमें कहा जा रहा है कि यह तारीख है, इस्लाम से रिश्ते जोड़ने होंगे और बहुत से बन चुके सोमनाथ अब तोड़ने होंगे। अब सोचिए, हिंदुस्तान को लूटने वाले मुस्लिम आक्रांताओं गौरी और गजनबी का गुणगान किया जा रहा है और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की बात कही जा रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक खौफनाक मंशा है। यह साजिश हिंदू संस्कृति और धर्म के खिलाफ एक बहुत ऐसी साजिश है जिसे अगर आज नजरअंदाज कर दिया गया तो आने वाले सालों में इसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि यह वीडियो दिखाकर जो धर्मांतरण गैंग था वो लोगों को जिहादी बनाने का, आतंकी बनाने का पूरा खेल रहा था। और सूत्रों के हवाले से यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने धर्म परिवर्तन को घर वापसी का नाम दिया हुआ था। इनका कोडवर्ड था रिवर्ट। जो भी हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाता था उसे रिवर्ट कहा जाता था। ऐसे लोगों को बताया जाता था कि उम्मत के लिए उसे भी किसी न किसी को रिवर्ट कराना होगा, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिवर्ट कराना होगा ताकि मजहब के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो साबित हो सके। धर्मांतरण के लिए जिन लोगों को निशाना बनाया जाता था उनका ब्रेन वॉश करने के लिए कई तरह से लोग लगे रहते थे। बहुत सारे लोग थे जो मिलकर उन्हें पहले इस्लाम के बारे में बताते थे। ऐसे वीडियो दिखाए जाते थे, उन लोगों के वीडियो दिखाए जाते थे जो पहले कन्वर्ट हो चुके हैं, जो हिंदू से मुसलमान बन चुके हैं, और फिर ऐसे लोगों से फोन पर भी बात कराई जाती थी। आगरा की 2 सगी बहनों के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। पहले कोचिंग में बड़ी बहन कश्मीरी युवती साइमा से मिली, साइमा ने उसे बड़ी बहन को ख्वाजा रहमान के चैनल से जोड़ दिया। और ये जो ये रैकेट था उसका एक अपना तरीका था। पहले एक जगह पर ले जाकर महिलाओं को रखते थे, उन्हें महीनों तक इस तरीके से उन्हें सिखाया पढ़ाया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था कि वो इस्लाम के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाए। और उसके बाद उनका निकाह ऐसे नौजवानों से कराया जाता था जो खुद हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बने। धर्मांतरण के बाद 5 वक्त की नमाज पढ़नी होती थी और इस पूरे खेल में जो भी खर्च होता था इसकी फंडिंग विदेश से हो रही। और इसकी नेटवर्किंग देखिए, जिस तरीके से नेटवर्किंग कंपनियां काम करती है ठीक उस तरीके से काम हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग वालों को आपने देखा होगा कि पहले एक आदमी मेंबर बनता है, उसे अपने नीचे 3 लोगों को मेंबर बनाना होता है और फिर 3 लोग 9 लोगों को मेंबर बनाते हैं। तो एक नेटवर्क कंपनी की तरह काम हो रहा था। यहां नेटवर्क मार्केटिंग की तरह यहां इस्लाम को फैलाने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। आप एक को कन्वर्ट करो, वो अपने नीचे 2-4 लोगों को और करेगा, फिर वो जो 4 लोग हैं वो अपने नीचे के 4-4 को करेगा, और इस तरीके से ये पूरा रैकेट चल रहा था। और इस रैकेट का जो मास्टरमाइंड था वो अब्दुल रहमान कुरैशी, जिसे दिल्ली से पकड़ा गया। अब्दुल खुद भी इससे पहले हिंदू ही था, उसका नाम महेंद्र पाल है। साल 1990 में वो पहले ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुआ और फिर इस्लाम धर्म अपनाकर उसने अपना नाम अब्दुल रहमान रख लिया। और पुलिस ने जो 11 और आरोपी पकड़े हैं उनमें से 6 आरोपी कन्वर्टेड हैं। एसबी कृष्णा नाम की एक महिला है जो कि विदेशों से इसकी पूरी फंडिंग कर रही थी, गोवा की रहने वाली है।
उसने अपना नाम बदलकर आयशा रख लिया। शेखर रॉय, उसने अपना नाम बदलकर हसन अली रखा। ऋतिक बनी मोहम्मद इब्राहिम बन गया। रुपेंद्र सिंह अब्दुल रहमान बन गया। पीयूष पवार मोहम्मद अली बन गया और मनोज मुस्तफा बन गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कन्वर्टेड आदमी दूसरे कई लोगों को कन्वर्ट करने की साजिश रचता था और इस तरीके से इनका जो गैंग है वो आगे बढ़ रहा है। जांच में पुलिस 200 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण का खुलासा कर चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण का मामला सिर्फ एक धर्मांतरण का केस नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश है, खतरनाक साजिश है। और यह साजिश हिंदुओं को निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की नहीं, बल्कि उनके नौजवानों को, उनकी बेटियों को, उनके बेटों को कट्टरपंथ की आग में झोंकने की साजिश। उनके हाथ में हथियार थमाकर देश के जो पूरा सामाजिक ताना बाना है उसको तहस नहस करने की साजिश है। और इसके तार कट्टरपंथी जाकिर नाइक तक से जुड़े हुए। वही जाकिर नाइक जो 2016 में भारत से भागकर मलेशिया में रह रहा है और जिसकी संस्था पर आरोप है कि वो हिंदू और ईसाई लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उसका धर्मांतरण करवाता था। आगरा कांड में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट को विदेशों से भारी फंडिंग हो रही थी, जिसमें जाकिर नाइक की जो कंपनियां हैं और उसकी जो संस्था है उसके भी नाम सामने आ रहे हैं। जाकिर नाइक की जो मजहबी तकरीर है उसकी आड़ में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उनकी संस्था ने 2007 से 2012 के बीच केरल में कई धर्मांतरण करवाए हैं, जिसमें मेरिन जैकब और सोनिया जैसी लड़कियां भी शामिल थी। अब आगरा में भी यही पैटर्न दोहराया गया है। आपको याद होगा कि केरल में किस तरीके से लड़कियों का पहले ब्रेन वॉश करके उनको इस तरीके से उन्हें जिहादी बनाया गया, जो सो कॉल्ड मुजाहिदा जिसे वो खुद को कह रही हैं, उन्हें ऐसी मुजाहिदा बना दिया गया कि वो अपने पति के साथ सिर्फ उसने अपना धर्म नहीं बदला, बल्कि वो अपने पति के साथ ISIS के लड़ने के लिए चली गई और वहां मारी गई। तो आगरा कांड में भी पुलिस को संदिग्धों के पास से जाकिर नाइक और जिस तरह के वीडियो और जिस तरह के साहित्य मिल रहे हैं उसमें हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश की बू आती है उससे। और ये ऐसी साजिश है जिससे आपको इस देश को अगर के ताने बाने को अगर सुरक्षित रखना है तो इस साजिश को कुचलना ही होगा। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में आरोपी तो छूट गए हैं, लेकिन पीड़ितों से इस नाइंसाफी का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? तो साल 2006 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक एक करके 7 लोकल ट्रेनों में हुए ब्लास्ट से दहल गई। 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद मुंबई पर यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला था। साल 2015 में इस केस में लोअर कोर्ट का फैसला आया तो 12 आरोपियों में से 5 आरोपियों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज उस फैसले को पलट दिया, 12 आरोपियों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट का यह फैसला मुंबई लोकल ब्लास्ट केस के पीड़ितों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। वो सिस्टम और सरकार से पूछ रहे हैं कि जिन आरोपियों को लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी वो हाई कोर्ट में बरी कैसे हो? क्या जिस मुंबई लोकल ब्लास्ट में 189 बेगुनाहों की जान गई और 827 से ज्यादा लोग घायल हुए, उस सीरियल ब्लास्ट के लिए क्या कोई दोषी नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है? पीड़ितों के साथ हुई इस तरह की घटना और उसके बाद ये इस तरह का फैसला, ये नाइंसाफी है या मजाक है? और क्या इस नाइंसाफी के लिए ATS और मुंबई क्राइम ब्रांच की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जिसने इस केस की जांच की है? और अगर 2006 में हुए मुंबई लोकल ब्लास्ट के सभी 12 आरोपी बेगुनाह हैं तो फिर असली गुनाहगार कौन है? मूड मीटर में आज इन सवालों की परतें खुलने वाली है, जो ये सवाल उठा रही है कि इतने बड़े आतंकी हमले की जांच करने में सरकारी एजेंसियों ने क्यों जांच के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया।
या फिर जानबूझकर बेगुनाहों को आरोपी बनाया गया, या फिर गुनहगारों को चोर रास्ते से छूटने का, उन्हें बरी कराने का इंतजाम कर दिया गया? इन सवालों पर मैं बात शुरू करूं इससे पहले आपको मैं बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई में ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जिसने 12 आरोपियों को बरी होने का रास्ता खोल दिया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह पाया कि इस केस में चश्मदीदों के बयान, फॉरेंसिक जांच में बरामद हुए विस्फोटकों से आरोपियों का रिश्ता, यह सारा कुछ जांच एजेंसी साबित नहीं कर पाई। आरोपियों से पूछताछ में जो बयान लिए गए उसे सेक्शन 164 के तहत दर्ज ही नहीं कराया गया था, इसीलिए वो कोर्ट में सबूत नहीं माने गए। जिन्हें कानून की छोटी सी समझ है, मामूली सी जिनको समझ है, वो भी जानते हैं कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत अगर कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है और कल को आरोपी उससे मुकर जाए तो जो पुराना जो पुलिस का बयान है या पुलिस के सामने दिया गया बयान है वो सबूत नहीं माना जाएगा, उसे कोर्ट नहीं मानेगा। बावजूद इसके 164 के तहत इन आरोपियों के बयान दर्ज नहीं किए गए। आप सोचिए, बम ब्लास्ट के दौरान आरोपियों की मौजूदगी की जगह और समय को लेकर पुलिस ने जो दावा किया वो अदालत में नहीं टिक पाया। आप सोचिए कि किस तरह की जांच हुई है और किस तरीके से इसकी पूरी चार्जशीट तैयार की गई। इस केस के जो स्वतंत्र गवाहों में से कईयों ने अपने बयान बार बार बदल दिए और इससे उनके बयान और शपथ पत्र में बड़ा अंतर पैदा हो गया, विरोधाभास पैदा हो गया। स्थानीय सबूत के तौर पर जिस स्वतंत्र चश्मदीदों के बयान और टेक्निकल प्रूफ लिए गए थे वो उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खा रहे थे। आप सोचिए कि मतलब एक जो बहुत सामान्य सी इन्वेस्टिगेशन होती है, सामान्य सी जो जांच प्रक्रिया होती है, उसको भी नहीं फॉलो किया गया इतने बड़े केस। यहां तक कि जांच में बरामद विस्फोटक और दूसरे मटेरियल का सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया और उन्हें कनेक्ट करने वाली जो कड़ियां थी वो गायब थी। पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी वो आपस में कनेक्टेड नहीं थी। उसकी बातें जो कह रहे थे, एक जगह कुछ कह रहे थे, दूसरी जगह कुछ कह रहे थे, वो आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और साजिश को अंजाम देने में आरोपियों की अलग अलग भूमिका क्या थी, जांच में न तो इसे डिफाइन किया गया और न ही इसे साबित किया गया। आरोपियों की पहचान परेड या तो सही तरीके से नहीं कराई गई या उसे कराने में इतनी देरी कर दी गई कि वो भरोसे के लायक नहीं रही, क्योंकि कई चश्मदीद तो कुछ आरोपियों को पहचान तक नहीं पाए। आप अगर पूछेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है, तो इसका एक सीधा सा मतलब यह है कि जिस सीरियल ब्लास्ट के तार पाकिस्तान के आतंकी साजिश से जुड़ रहे थे और जिसे अंजाम देकर भारत सरकार को एक तरीके से चुनौती दी गई थी, जिसके जरिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाने की साजिश रची गई थी, उसकी जांच के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर सीआरपीसी के तहत होने वाली जो छोटी छोटी जरूरी प्रक्रियाएं होती है और जो कि हर पुलिस वाले को मालूम होती है, छोटे से छोटे जांच में जिसका ध्यान रखा जाता है, इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने उसका भी ध्यान नहीं रखा। लोग कहते हैं कि पुलिस की कानून के हाथ लंबे होते हैं, और यहां जो कानून का जो हाथ दिख रहा है वो लग रहा है निहत्था है भाई, हाथ ही नहीं है उसका। और दिमाग की तो खैर बात ही क्या करें। और यही वजह है कि आरोपियों का वकील हाई कोर्ट में साबित करने में सफल रहा कि 2006 मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में पुलिस ने पूरी थ्योरी मनगढ़ंत तरीके से बनाई है और सबूतों को उसमें जबरन फिट कर दिया गया है। ये जांच में निष्पक्षता की कमी का उन्होंने आरोप लगाया इस पर और कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। मुंबई लोकल ब्लास्ट केस के 12 आरोपियों को बरी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 671 पेज का जजमेंट दिया है और फैसले के आखिर में क्या लिखा है वो सुनिए जरा। उसमें उन्होंने लिखा कि वास्तव में यह केस बताता है कि इस केस का भ्रामक समापन हुआ है। यह जनता के विश्वास को कमजोर करता है और समाज को झूठा आश्वासन देता है, जबकि वास्तविकता में असली खतरा अभी भी बना हुआ है। यह जानते हुए
कि इतने बड़े आतंकी हमले की जांच इस तरीके से, इनकॉन्क्लूसिव तरीके से खत्म हो जाएगी, तो ये आतंकियों के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ेगा। उसके बावजूद हाई कोर्ट को उन्हें बरी करना पड़ा, क्योंकि पुलिस की जांच दो कौड़ी की थी। वो देश जो ये कहता है कि हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, जो पहलगाम में 25 लोगों को गोली मारे जाने के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर देता है, यह सरकार का जज्बा है, यह सरकार का रिजॉल्व है। लेकिन उसी देश की पुलिस कितनी फिसड्डी है, उसी देश की पुलिस किस हद दर्जे की अनप्रोफेशनल है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से जांच हुई, एक नहीं, उसमें सैकड़ों छेद थे, और डिफेंस के वकील ने उसके चीथड़े उड़ा दिए। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, या इसके पीछे भी कोई साजिश थी? क्या जानबूझकर इस तरीके से जांच की गई कि सारे आरोपी बरी हो जाएं? जिन लोगों ने इस मुकदमे की जांच की, क्या उनकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? यह वो सवाल है जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस आतंकी हमले में 189 लोग मारे जाएं, 800 से ज्यादा लोग घायल हों, इतने बड़े आतंकी हमले की इतनी दो कौड़ी की जांच होनी चाहिए। और वो जो जांच करने वाली एजेंसी, जांच करने वाले ऑफिसर, वो कॉलर टाइट करके घूमते रहे, कानून का हाथ उनके गिरेबान तक नहीं पहुंचे, ये अपने आप में सबसे बड़ा मजाक है। फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट की इस टिप्पणी का मतलब साफ है कि मुंबई लोकल ब्लास्ट केस की जिस तरह जांच की गई, उसने भ्रम पैदा किया, जिसकी वजह से इस वारदात के सारे गुनहगार बच गए। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष इसी सवाल पर इस एक तरीके से को लेकर आगे बढ़ रहा है, और यह सवाल बार बार उठा रहा है कि भाई ये कौन सी जांच थी जिसमें एक भी आरोपी जिसमें सजा याफ्ता नहीं हुआ। सुनिए जरा। थोड़ा अभी ये फैसला जान करके कि ऐसा आया, कुछ और तकलीफ बढ़ गई। अब पता नहीं ये फैसला आया कैसे आया, किसकी कमी से आया, कहाँ से आरोपी पकड़े नहीं गए, पकड़े गए सही नहीं पकड़े गए, और उनको साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। वो साक्ष्य कौन था, साक्षी देने वाला कौन था? जो बचे हुए थे वो थे, या जो चले गए ऊपर चले गए? किसकी साक्षी चाहिए था कोर्ट को, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन जिम्मेदार लगता है आपको इस फेलियर के पीछे? तंत्र ही जिम्मेदार लगता है, चाहे जो भी तंत्र कहें, चाहे सरकारी तंत्र कहें, चाहे जो भी है, या चाहे बहुत बड़े बड़े जो नामी वकील हैं जो उनकी पैरवी करते हैं, एडवोकेट हैं, कि वो ऐसे अपराधियों को छुड़ा लेने की क्षमता रखते हैं। तो इस केस में भ्रम कैसे पैदा हुआ, या कैसे पैदा किया गया, यूं कहिए, वो भी जरा समझ लीजिए। महाराष्ट्र एटीएस के से पहले इस केस की शुरुआती जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने साल 2008-9 के दौरान 5 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को गिरफ्तार किया, और अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि मुंबई लोकल ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, न कि एटीएस के बताए सिमी या लश्कर के आतंकी का। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सबूत के तौर पर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी सादिक का कबूलनामा भी पेश किया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह भी दावा किया कि मुंबई लोकल ब्लास्ट की साजिश मुंबई के शिवड़ी इलाके में रची गई थी। यह दावा भी एटीएस की कहानी से पूरी तरीके से अलग था, लेकिन कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की थियोरी और आरोपियों को मुकदमे में शामिल उसको नहीं किया, क्योंकि एटीएस के मुताबिक इनकी जांच में पाया गया कि ये पांचों आरोपी जांच एजेंसी को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए ट्रायल सिर्फ एटीएस के आरोपियों का जारी रहा, जिसको लेकर अदालत ने आज फैसला सुनाया। तो आप सोचिए कि किस तरीके से दो एजेंसी दो अलग अलग बातें कह रही थी। एक एजेंसी उसको इंडियन मुजाहिदीन की करतूत बता रही थी, तो दूसरा उसको लश्कर और सिमी से जोड़ रही थी। मतलब आप सोचिए कि
इतने बड़े मुकदमे में, इतने बड़े केस में, जिसमें सैकड़ों लोगों ने, बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसकी जांच इतने अनप्रोफेशनल तरीके से की गई। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है इस देश में। और आतंक के खिलाफ लड़ाई की जहां तक बात है, अगर इस देश की पुलिस इस तरह की रहेगी और इतने अनप्रोफेशनल लोग, अधिकारी रहेंगे हमारी जांच एजेंसियों में, तो ये आतंक के खिलाफ लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। और देश का मूड मीटर में अब आपको बताते हैं आखिरकार महाराष्ट्र के किस मंत्री ने सदन में गेम खेलकर राज्य के किसानों की उम्मीदों को एकदम से हरा कर दिया है। तो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स संभावनाओं का गेम है, लेकिन मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स सेटिंग का गेम है भाई, और जंगली रमी भी सेटिंग का गेम है। आपके 3 या 4 पत्ते एक सीक्वेंस में सेट हो गए तो आप गेम जीत जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके कुछ समीकरण सेट हो जाएं तो आप चुनाव जीत जाते हैं। हाईकमान से सेटिंग ठीक बैठ जाए तो आप मंत्री बन जाते हैं। मानिकराव कोकाटे साहब भी महाराष्ट्र में मंत्री हैं, और कोई छोटा मोटा विभाग नहीं इनके पास, कृषि मंत्री हैं मानिकराव साहब। तो इनकी हाईकमान से सेटिंग कैसी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेटिंग का गेम इनको आता बहुत जोरदार है। बानगी देखिए जरा, विधानसभा में जब जरूरी मुद्दों पर बहस चल रही है, मंत्री जी बैठकर कैसे जंगली रमी के गेम में रमे हुए, कितनी तन्मयता और गंभीरता से एक एक पत्ते सेट करने में जुटे हुए हैं। जरा गौर से देखिए, लाल पान के साथ लाल पान और काले के साथ काला, चिड़िया पर चिड़िया बिठाना है। कोई आसान काम नहीं है भाई, ये बहुत दिमाग लगता है इसमें। विधानसभा में विपक्ष के सवाल और जनता के मुद्दों पर जवाब देने जैसा आसान काम कोई भी कर सकता है, वैसा मत समझिए इसको। एक एक चाल सावधानी और सोच समझ कर चलनी पड़ती है, तब जाकर सेट होते हैं पत्ते जंगली रमी में, और तब जाकर आप जीत पाते हैं रमी का गेम। कई बार तो पैसे भी जीतते हैं लोग। ठीक वैसे ही जैसे पॉलिटिक्स में सेटिंग ठीक बैठती है तो आप चुनाव जीत जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। तो मानिकराव कोकाटे को मालूम है कि बाकी कुछ हो ना हो, पत्ते सेट करने में पीछे नहीं रहना। पॉलिटिक्स हो या जंगली रमी, इस पर पूरा फोकस बनाए रखना है, क्योंकि महाराष्ट्र में खेती किसानी की समस्या तो सदियों पुरानी है। मंत्री जी के ठीक करने से क्या ही ठीक होगी भला। पत्ते ठीक बैठते रहे तो पॉलिटिक्स ठीक चलती रहेगी, इस बात की पूरी गारंटी। मंत्रिमंडल में कुर्सी भी ठीक जगह लगती रहेगी। तो मानिकराव कोकाटे साहब किसी मुगालते में नहीं रहते। एक और अच्छी बात है उनकी, उन्हें पता है कि किसानों का मुद्दा किसी सरकार से नहीं सुलझा तो उनसे क्या सुलझ जाएगा। इसलिए वो काम ठीक से करो, पूरी तन्मयता और ईमानदारी से करो जो आप ठीक से करना जानते हो। मंत्री जी पत्ते के खेल में माहिर हैं, इसलिए उस पर फोकस कर रहे हैं। इसमें जनता को बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। 2036 में भारत ओलंपिक की दावेदारी करने वाला है। जंगली रमी का खेल अगर ओलंपिक में शामिल हो गया तो एक गोल्ड मेडल पक्का मानिए। मंत्री जी की मेहनत रंग लाएगी, किसी को हो ना हो, मुझे पक्का यकीन है। वैसे फोकस करना चाहते तो मंत्री जी कुछ और चीजों पर, छोटे मोटे चीजों पर, कामों पर फोकस कर सकते थे। जैसे कि 1 जुलाई 2025 को, यानी कि ठीक 21 दिन पहले, राज्य विधानसभा में एक आंकड़ा पेश किया गया जो ये कहता है कि इस साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच हर 3 घंटे में महाराष्ट्र में एक किसान ने अपनी जान दे दी। सिर्फ 90 दिनों में 767 किसानों ने आत्महत्याएं की। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या बहुत बड़ा मुद्दा है। मानिकराव कोकाटे जिस विभाग के मंत्री हैं, अगर वो कोशिश करते तो इसमें से बहुत सारे किसानों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि ज्यादातर किसान फसल बर्बाद होने, महाजनों के बढ़ते कर्ज वगैरह की वजह से जान दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए काम करें और गंभीरता से काम करें। ये उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। लेकिन मंत्री जी के लिए सवाल जवाबदेही या जिम्मेदारी का नहीं है साहब, काबिलियत का है, काबिलियत का। जवाबदेही और जिम्मेदारी तो आपकी कुछ भी हो सकती है। मसला यह है कि आप में हुनर किस बात का है। जरूरी बात यह है काबिलियत किस चीज की है। तो मानिकराव कोकाटे पर जिम्मेदारी भले ही किसानों की जान बचाने की है, लेकिन उनका हुनर तो जंगली रमी खेलने का है ना भाई, पत्ते सेट करने का है ना। तो आप गलत आदमी से गलत उम्मीद लगाए बैठे हैं। गलती जनता की है। यह बात सरकार के मुखिया और पार्टी हाईकमान को भी सोचना चाहिए। आपने गलत आदमी को गलत जिम्मेदारी दे दी। इसीलिए कोकाटे साहब से जब पूछा गया
तो उन्होंने कहा भाई मैं पत्ते वत्ते नहीं खेल रहा था, वो तो यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो देख रहा था, अब वो रमी का गेम आ गया तो मैं उसको तो हटाने में लगा हुआ था। वैसे वीडियो आपके सामने है, 17 सेकंड का वीडियो है, खुद देखिए और वीडियो देखिए और आनंद करिए। मंत्री साहब तो कर ही रहे। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ।